हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके प्रॉब्लम्स बताइए मेरे को। ठीक है, लिखते चलिएगा। आगे की बात हम कर लेते हैं। पहले थोड़े से पहले क्या किया है हमने, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ चुके हैं किडनी के बारे में। किडनी दो होती है, स्पाइनल कॉर्ड के आसपास पाई जाती है। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। किडनी का बाहरी भाग कोर्टेक्स होता है, अंदर का भाग मेडुला होता है और जो बाह्य भाग होता है वो रेनल हाइलम होता है। ठीक है, सभी के कार्य हमने देखे थे। नेफ्रॉन्स देखे थे, बोमन संपुट देखा था। बोमन संपुट क्या कर रहा था, ग्लोमेरुलस क्या कर रहा था, नेफ्रॉन्स ने क्या किया था। तो नेफ्रॉन्स ने यूरिया को बाहर निकाल दिया था, अर्थात मूत्रवाहिनियों के द्वारा मूत्राशय में भेज दिया था। अब उसके आगे देखिए, हम बात करेंगे कि मूत्र में कौन कौन से घटक होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मूत्र के घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यूरिन। सबसे पहले हम देखते हैं यूरिन। मूत्र में कौन कौन से घटक होते हैं। तो मूत्र में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो क्या होता है, जल। कितना होता है, 95% होता है। मूत्र में जल 95% होता है। यूरिया, ये 2% यूरिया होता है मूत्र में। मूत्र में 2% यूरिया होता है। ठीक है, आप लिखते चलिएगा, इनको नोट डाउन करते चलिएगा। तो मूत्र में 2% यूरिया होता है। अब मूत्र का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 4.8। मूत्र का पीएच कितना होता है, 4.8। मतलब 4.8 का मतलब आप सोचते हैं ये अम्लीय है। कैसा होता है, ये अम्लीय होता है। तो आप नीचे लिखा भी गया है यहाँ पे कि जो मूत्र का स्वभाव कैसा होता है, अर्थात मूत्र की अवस्था कैसी होती है, तो अम्लीय अवस्था में होता है वो मूत्र। ठीक है, मूत्र का रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको बुखार आ गई, शरीर जुकाम हो जाती है, तो आप टेबलेट लेते हैं। तो जो कैप्सूल या टेबलेट लेते हैं, तो जो जितना शरीर को आवश्यकता होती है, जितनी शरीर को आवश्यकता होती है उतने को शरीर ऑब्जर्व करता है। बाकी को कहाँ भेज देता है, किडनी में। किडनी उसको छान कर और वापस कहाँ भेज देती है, अपने टॉयलेट के साथ बाहर निकाल देती है। तो तब भी बहुत सी बार उसका टॉयलेट का रंग नीला हो जाता है। लेकिन मुख्यतः जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम वर्ण के कारण पेशाब का रंग पीला होता है। जो मूत्र में जो गंध आती है, मूत्र में गंध किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण आती है। मूत्र में गंध किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण आती है। मूत्र में गंध अमोनिया के कारण ही आएगी। अब उसके बाद में देखिए किडनी की बीमारियां कौन कौन सी होती है। भाई किडनी की बीमारी और किडनी की वजह से होने वाली बीमारियां, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए स्टोन, सबसे पहले बात करते हैं स्टोन, जो कि हर 10वें व्यक्ति में शायद होती है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम ऑक्सलेट दोनों की वजह से क्या होती है, किडनी स्टोन होती है। दोनों जम जाते हैं, इसमें यहाँ एसिड भी आता है, यूरिक एसिड। उसकी वजह से भी तीनों मिला के ये क्या करते हैं, किडनी स्टोन, मतलब वहां पे जम जाते हैं तीनों मिलके। तो ये कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम ऑक्सलेट ये स्टोन बनाते हैं। ठीक है, तो स्टोन बन जाती है और फिर बाकी पता ही है। उसके बाद में आता है यूरेमिया। देखो यूरेमिया क्या होता है, जब मूत्र में बहुत अधिक बदबू आने लग जाए, तो उस व्यक्ति को क्या होता है, यूरेमिया होता है। अब यूरेमिया हमने देखा था कि जो हमारी किडनी का जो कौन सा भाग था, बताएंगे हम कमेंट में। तो, तो जो अमोनिया होता है, यूरिया यूरिया को अमोनिया से यूरिया में बदला जाता है। ठीक है, अमोनिया यूरिया यूरिया से अमोनिया में बदला गया। अमोनिया में बदलने के बाद में किस में परिवर्तित हो जाता है, वापस यूरिया में बदल दिया था। लेकिन बाहर निकलने के पहले ही अगर ये किसी इंसान में अमोनिया में वापस परिवर्तित हो जाता है, तो उसके टॉयलेट से बहुत ज्यादा गंध आने लग जाती है। और उसी गंध के कारण क्या हो जाता है, उसको यूरेमिया रोग हो जाता है। अब गठिया क्या होता है, देखिए गठिया गठिया होता है यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से। गठिया कहाँ होता है, हमारे शरीर के सभी जोड़ों में क्या पाया जाता है, गठिया पाया जाता है। हमारे शरीर के सभी जोड़ों में क्या होता है, गठिया रोग हो जाता है। क्यों हो जाता है, जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, गठिया रोग होता है, जो सभी जोड़ों में होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सभी जोड़ों में, सभी जोड़ों में, जैसे घुटनों में, कोहनी में, जैसे कि बुढ़ापे में सबसे ज्यादा इसकी दिक्कत होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारे जितने भी जोड़ हैं, यहाँ कंधे का हो गया, कोहनी का हो गया, घुटने का हो गया, सब में क्या पाया जाता है, साइनोबियल द्रव पाया जाता है। यहाँ पे तो क्या होगा, जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो ये क्या होता है, साइनोबियल द्रव सूखने लग जाता है।
और जब साइनोवियल दरख्त सूखता है, किसके कारण सूखा? यूरिक एसिड बढ़ने के कारण। तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा? गठिया। कौन सा रोग उत्पन्न होगा? गठिया रोग उत्पन्न होगा। तो गठिया रोग उत्पन्न होने का कारण कौन है? किडनी, क्योंकि यूरिक एसिड कहाँ बढ़ा? किडनी की वजह से। आगे देखो, अब मान लो किसी की किडनी खराब हो गई, टाटा बाय बाय। अब देखिए, किडनी दो होती है हमारे शरीर में, अगर दोनों में से एक किडनी खराब हो जाती है, बाई चांस एक खराब हो जाती है, तो इंसान का कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ेगा इंसान का। अगर एक किडनी खराब है तो इंसान का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जो वो करता है वो सब कुछ करेगा। ठीक है। अभी बहुत सी बार क्या होता है ना, जैसे किसी की दोनों किडनी खराब हो जाती है, तो उसके रिश्तेदार फैमिली वाले कुछ भी दूसरी किडनी अरेंज करते हैं, या तो पैसों में खरीद के लाते हैं या फिर डोनेट करते हैं, तो वैसे हो जाता है। लेकिन बाई चांस अगर दोनों खराब हो जाए, तो फिर इंसान का जीवित रहना असंभव है, उसका मरना निश्चित है। किसकी वजह से? किडनी खराब होने की वजह से। अब इसके क्या ऑप्शन है? या तो आप ट्रांसप्लांट करवाइए, या हर 48 आवर में डायलिसिस करवा करवा के खून चढ़वाते रहिए नया। क्यों? क्योंकि ये तो छानेगी नहीं भाई। किडनी का काम क्या होता है? रक्त को छानना। क्या काम होता है? रक्त को छानना। अब जब ये रक्त छानना बंद कर देगी, रक्त की अशुद्धियों को निकालना बंद कर देगी किडनी, तो फिर क्या होगा? इंसान की मृत्यु होना निश्चित है, मृत्यु होगी ही होगी। इसलिए किडनी को, या फिर आप हर 48 घंटे में डायलिसिस करवाते रहिए। एक आता है, मशीनें आती है, मशीन के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा आपको, करवाते रहिए डायलिसिस। इधर से घुसाया कुछ, करते रहेंगे वो। तो ये भी हो सकता है। अब देखिए, जो सभी सजीव हैं वो किस प्रकार से अपने उत्सर्जी पदार्थों को अपने शरीर के बाहर फेंकते हैं, किस रूप में बाहर फेंकते हैं, या किस रूप में बाहर निकालते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, क्या बात करें? मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। अब देखो, सबसे पहले हम पौधों में बात करते हैं। पौधों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो पौधों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? लासा और गोंद होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी कभी अगर किसी पेड़ को अपन जोड़ कुल्हाड़ी से या किसी और चीज से मार देते हैं, तो वहां पे एक चिपचिपा पदार्थ बाहर आ जाता है। या फिर क्या होता है, जैसे गर्मी आती है तो गर्मियों के समय में अधिकतर पौधों में गोंद निकल आता है। वही क्या होता है? वो पौधों का अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक है, पौधों का अपशिष्ट पदार्थ गोंद होता है। और उसके बाद में बात करते हैं यूरिया टेलिक। अब देखो, यूरिया टेलिक क्या होता है? जो यूरिया का उत्सर्जन करता है, जैसे कि हम क्या करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया को किस में बदल दिया? यूरिया में। यूरिया को हमने बाहर निकाल दिया, तो हम कैसे होगा? यूरोटेलिक। यूरोटेलिक हो गए। ठीक है। अब यूरोटेलिक में कौन आता है? स्तनधारी, मानव और पशु। स्तनधारी अर्थात जिनमें, जैसे कि नर और मादा, इसमें दोनों आ जाते हैं स्तनधारियों में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मादा ही आएगी, नहीं। होता क्या है कि स्तनधारियों में, सभी स्तनधारियों में स्तन पाए जाते हैं, लेकिन जो मादा होती है वो पशुओं में हो या फिर मानव में हो, उसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, उसके कारण स्तनों का विकास हो जाता है। बाकी पशुओं में और मनुष्य मनुष्य नर मनुष्य हो या अ, मनुष्य मानव हो या मनुष्य पशु हो, दोनों में स्तन का विकास नहीं, स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती, तो स्तन का विकास नहीं होता। तो सभी स्तनधारी, नर भी और मादा भी, मानव और पशु दोनों में नर और मादा, सब क्या है? स्तनधारी। और सब कैसे होते हैं? किसके उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? यूरोटेलिक बोलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं यूरिकोटेलिक। अब यूरिकोटेलिक जंतु क्या होते हैं? जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेंगे, उन सभी को क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिक, जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेंगे। इसमें कौन कौन? सरीसृप और पक्षी। सरीसृप अर्थात रेंगने वाले जितने भी जानवर है, सब में किसका उत्सर्जन होता है? यूरिक एसिड का। सरीसृप और पक्षियों में जितने भी पक्षी होते हैं, सब पक्षियों में क्या होता है? पक्षियों में भी यूरिया का ही उत्सर्जन होता है। इसीलिए पक्षी और सरीसृप, जो रेंगने वाले जितने भी जंतु हैं, सब सबके किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक एसिड का। इसलिए इन्हें यूरिकोटेलिक जंतु बोला जाता है। अब अमोनोटेलिक क्या होता है भाई? वह जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जंतुओं को क्या कहेंगे? अमोनोटेलिक कहते हैं। सीधा यूरिया का ही उत्सर्जन, सॉरी, अमोनिया का ही उत्सर्जन करते हैं। उनको यूरिया में नहीं बदला जाता, सीधा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो वो कौन है? मछली और कीट। जो छोटे कीट होते हैं, जो कीड़े कॉकरोच वगैरह होते हैं, उन सब में क्या होता है? सीधा अमोनिया का उत्सर्जन होता है। तो वो मछली मछली में किसका उत्सर्जन होता है? सीधा
अमोनिया का उत्सर्जन होता है, इसलिए उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। उसके बाद में ग्वानोटेलिक। अब देखो ग्वानोटेलिक सीधा ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं, ये किसमें होता है? सिर्फ मकड़ी में होता है। ठीक है, ये किसमें होता है? ये सिर्फ मकड़ी में होता है। आगे हम इसे समझ कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, आप इसको नोट कीजिए।